गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने अपना नया चैप्टर या इनकम का न्यू सोर्सेज लेके आए हैं। इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चल रहा था, तो मैंने आपको उसे पूरा एक्सप्लेन करा, उसे पूरा वाइंड अप करा। और जो हमारी लास्ट क्लास थी या लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने उस टॉपिक का वाइंड अप कर दिया था। और तभी मैंने आपको बताया था कि अब हमारा नेक्स्ट इनकम का हेड स्टार्ट होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये हमारे इनकम का थर्ड हेड है। फर्स्ट हेड पढ़ा हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड हेड पढ़ा हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हम थर्ड हेड पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब है कि हमारे पास हमारी बहुत सारी एसेंशियल एसेट्स भी होती हैं, ओन एसेट्स भी होती हैं। एसेंशियल एसेट्स या ओन एसेट्स जो हमारी अपनी पर्सनल यूज़ की होती हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फीचर्स है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, बॉन्ड्स हैं। ये सब हमारी क्या है? पर्सनल एसेट्स है। पर्सनल एसेट्स का मतलब होता है जिसका हम बिजनेस नहीं करते, हमारी अपनी ओन है, हमारी एक तरीके से अपनी खुद की एक एसेट्स है, ठीक है ना। तो हमने उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख रखी है। अगर इनमें से हम किसी भी एसेट्स को सेल करते हैं और सेल करने के बाद हमें जो भी प्रॉफिट होता है वो एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन करा कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है। जैसे हमने इससे पहले के दो हेड पढ़े, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उसे हम रेंट पर अगर दे रहे हैं तो हमें क्या इनकम हो रही है। दूसरा हेड हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा कि बिजनेस से हम कैसे इनकम को कैलकुलेट करें। अगला हमने क्या पढ़ा? प्रोफेशन पढ़ा। प्रोफेशन से हम अपने बिजनेस की इनकम, अपने प्रोफेशन की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करें। उसी तरीके से हमारा ये थर्ड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है कि कैपिटल गेन कौन सी एसेट से कैलकुलेट होता है, कौन कौन सी वो एसेट्स होती हैं। तो सबसे पहले कैपिटल गेन हमारी कैपिटल एसेट से कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले अगर हमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालना होगा तो पहले हमें कैपिटल एसेट्स पता होनी चाहिए। तो कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं? जो हमारी अपनी पर्सनल है, जो हमारी अपनी पर्सनल है, हमारे अपने यूज़ की हैं, उसका हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कैपिटल एसेट्स होती हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑर्नामेंट्स, प्लांट, फर्नीचर, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा। ये सब क्या होती हैं? हमारी कैपिटल एसेट्स होती हैं। तो इन सारी एसेट्स को ही अगर हम सेल करते हैं, हम अपनी पर्सनल एसेट्स को ही अगर हम सेल करते हैं और सेल करने से हमें जो भी फायदा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल एसेट्स को सेल करने के बाद हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी गेन हो रहा है, वो हमारा कैपिटल गेन कहलाता है। तो अब हमें इनकम टैक्स के रूल्स एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपने इन कैपिटल गेन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल एसेट्स को अगर हम सेल कर रहे हैं और सेल करने से हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी गेन हो रहा है, वो हमारा कैपिटल गेन कहलाता है। तो अब है कैपिटल गेन, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितने टाइप्स के होते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेकेंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, आप इसे, ये जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ, आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं। बस मेरी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन जूम करके आप पूरा बोर्ड पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गेन टू टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? वो हमारी पर्सनल एसेट्स, ये जितनी भी हमारी कैपिटल एसेट्स हैं, इन सारे एसेट्स को अगर हम परचेस करने के 3 ईयर्स के अंदर अंदर, 3 ईयर्स का मतलब होता है 36 मंथ, 36 मंथ, यानी अगर हमने आज की डेट में कोई एसेट्स परचेस करी है और उसे हम 36 मंथ यानी अंडर 3 ईयर्स में क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। और सेल करने के बाद हमें जो भी गेन होता है वो हमारा कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है अंडर 3 ईयर्स सेल्स, यानी एसेट्स अगर आज की डेट में परचेस करी है और उसे मैंने 3 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? वो एसेट्स, वो कैपिटल एसेट्स जिसको हम परचेस करने के 3 साल के बाद सेल करते हैं। 3 साल के बाद मतलब 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आफ्टर 3 ईयर्स।
शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ अंडर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के अंदर अंदर जिसे सेल कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, जिसे हम आपके आफ्टर 3 ईयर्स के बाद क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। आफ्टर 3 ईयर्स मतलब परचेज ईयर, जिस साल हमने उसे खरीदा है उसके 3 साल के बाद अगर हम अपनी किसी भी कैपिटल एसेट्स को जितनी एसेट्स मैंने ऊपर लिख रखी हैं, किसी भी कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के 3 साल के बाद सेल करते हैं तो वो हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए 2010 में मैंने कोई एसेट्स परचेज करी, लैंड परचेज करी 5 लाख की। 2010 में मैंने लैंड परचेज करी 5 लाख की। अब मैं 2018 में उसको सेल कर रही हूँ। 10 में परचेज करी और मैं 19 में सेल कर रही हूँ। ठीक है, 19 में सेल कर रही हूँ यानी आफ्टर 9 ईयर्स के बाद। तो 5 लाख में जो मैंने परचेज करी वो आज की डेट में मान लीजिए 12 लाख की सेल हो रही है। 5 लाख वाली 12 लाख की सेल हो रही है, तो 5 लाख वाली अगर 12 लाख की सेल हो रही है तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, 7 लाख का। ठीक है, तो 7 लाख का जो गेन है वो हमारा क्या है, एक तरीके से कैपिटल गेन है कि 5 लाख वाली एसेट्स मैंने जब 2018-19 में सेल करी 12 लाख की तो मुझे 7 लाख का क्या हुआ, गेन हुआ। ओके, तो ये हमारा कहलाता है हमारा कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद हम जिस भी अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल कर रहे हैं वो हमारा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट अलग है। तो हम लोगों के पूरे फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है कि हम लोग किस तरीके से अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना एक्सप्लेन करूँगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कॉम्पिटिशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन का मतलब है जिस एसेट्स को भी हम लोग सेल कर रहे हैं वो कितने की है, कितनी अमाउंट की है। तो हमने यहाँ पर उससे सेल लिखा लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं तो सेल करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। प्रॉपर्टीज को हम अगर सेल कर रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, किसी भी एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं तो सेल करने से हमें जो कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे एक्सपेंसेस माइनस होंगे। जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस है, ब्रोकेज है, स्टैम्प ड्यूटी है, कमीशन है, इनमें से कोई सा भी एक्सपेंसेस होता है, अन्य सारे एक्सपेंसेस को सेल कंसिडरेशन में माइनस करा तो ये हमारा निकल के आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे इसे, नेट सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि जो एसेट्स हमने परचेज करी है उसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जितने की हमने परचेज करी उसे माइनस करा और नेट सेल कंसिडरेशन में माइनस करा तो ये हमारा आ गया टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो ये हमारा क्या निकल के गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ओके, अब मुझे थोड़ा सा बोर्ड की जरूरत है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ रफ भी करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना, इसे रिवाइंड करके और स्टॉप करके इसे जूम करके आप इस फॉर्मेट को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। क्योंकि जो मैं आगे फर्दर अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे इसे क्या करूँगी, रफ करूँगी। ओके, तो देखिए मैं इसे रफ कर रही हूँ। देखिए जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि मैंने कोई लैंड परचेज करी, मैं शॉर्ट टर्म को तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं लॉन्ग टर्म को। जैसे मैंने लैंड परचेज करी 2010 में, कितने की, 5 लाख की। ओके, 5 लाख की लैंड परचेज करी, उस लैंड को मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल कब करा, 2018 एंड 19 में 12 लाख का। तो 12 लाख की जब मैंने सेल कर दी तो मुझे कितने का गेन हुआ, मुझे गेन हुआ इसमें से माइनस का तो मुझे 7 लाख रुपीज़ का गेन हुआ। 7 लाख का क्या हुआ, गेन हुआ। ठीक है, आप देखो 2010 में खरीदी थी, 2018-19 में सेल कर दिया। तो आपको मैंने क्या बताया कि परचेस करने के 3 साल के बाद अपनी किसी भी एसेट्स को हम सेल करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इससे पहले मैं भी शॉर्ट टर्म समझा चुकी हूँ, अब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। तो मैंने 5 लाख की एक एसेट्स खरीदी जिसे 18-19 में 12 लाख में बेच दिया तो 7 लाख का गेन हो गया। लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग या प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये हमारा रॉन्ग गेन है, रॉन्ग गेन है। इस तरीके से हम अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, आप कहोगे कि ये हमारा रॉन्ग गेन कैसे है, हमें तो हमने 5 लाख की एसेट्स खरीदी और 12 लाख की बेच दी तो 7 लाख का हमें गेन हो गया।
तो जब हमें 7 लाख का गेन हो गया तो एक तरीके से हमें 7 लाख पर ही तो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स एंड प्रोविजन क्या कहते हैं कि ये गेन गलत है, यानी ये जो गेन है ये टैक्सेबल गेन नहीं है, इस पर आप इनकम टैक्स पे नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स पे किस पे करेंगे, उसको पे करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो 5 लाख की हमने लैंड परचेस करी थी, जो हमने लैंड परचेस करी थी, ये जो हमने लैंड परचेस करी थी 5 लाख की, इसकी आज के डेट में मतलब इसकी करंट ईयर में क्या कॉस्ट है, करंट ईयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी 2010 में जो 5 लाख रुपए की हमने एसेट्स खरीदी थी, उस एसेट्स को अगर हम आज खरीदते हैं 2018-19 में, तो वो कितने की पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स नंबर गिवन होते हैं। वो जो हमारी कॉस्ट गिवन होगी वो हमारे बहुत सारे इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगी, गिवन होगी। तो वो इंडेक्स नंबर जो है वो हमारे गिवन होंगे। वो इंडेक्स नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो 2001 से स्टार्ट होते हैं, 2001 से लेके 2018-19 तक। तो हमें अगर करंट ईयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो वो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू करेंगे। इसके थ्रू करेंगे, इंडेक्स नंबर के थ्रू करेंगे। अब इंडेक्स नंबर के थ्रू कहाँ से करेंगे, ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है। इस बुक में जब आप स्टार्टिंग में कैपिटल गेन वाला चैप्टर खोलोगे, ठीक है, वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगी आपको। तो ये अगर आप खोलते हो इसे, तो इसे मैं जूम करवा रही हूँ, तो ये इंडेक्स नंबर दे रखे हैं, ये सबके सब इंडेक्स नंबर दे रखे हैं। अगर 2001 और 2 में कोई एसेट्स परचेज करी गई तो उसका इंडेक्स नंबर है 100, 2002 एंड 3 में खरीदी गई तो 105, 2003 एंड 4 में खरीदी गई तो 109। इस तरीके से 2001 और 2 से लेके 2018 एंड 19 तक हमें इंडेक्स नंबर गिवन है। तो इन इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम उन एसेट्स की कॉस्ट आज की डेट में कैलकुलेट करते हैं जिन्हें हमने बहुत साल पहले खरीदा है। बहुत साल पहले का मतलब बिफोर 3 ईयर्स, यानी 3 साल पहले अगर हमने कोई भी एसेट्स खरीदी है, उसकी अगर हमें आज की डेट में कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो उन कॉस्ट को हम कैलकुलेट करने के लिए इन इंडेक्स नंबर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमें इसे लर्न करने पड़ते हैं। तो 2001 और 2 से स्टार्ट हो गए और 2018 एंड 19 में खत्म हो गए। इनकी हेल्प से हम इस 2010 में जो हमने अपनी लैंड परचेस करी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो मैं इसे रफ कर रही हूँ, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने 7 लाख की हम वो लैंड परचेस करी, तो आज की डेट के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आज की डेट का इंडेक्स नंबर वहाँ पे बुक में गिवन है, आप देखना इंडेक्स नंबर वो है 280। तो आज की डेट के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जिस साल हमने इसे खरीदा है, हमने इसे 2010 में खरीदा है, तो 2010 का इंडेक्स नंबर है हमारे पास, 2010 का इंडेक्स नंबर है हमारे पास 148। ये है आपका 2010 का 167। तो 167 इंडेक्स नंबर है। तो क्या करेंगे, जो एसेट्स हमने खरीदी है उसकी आज के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगी और जिस साल हमने उसे परचेस करा उस साल के इंडेक्स नंबर से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी, अब मैं इसकी वैल्यू अगर आपकी तरीके से मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ कि 7 लाख की मैंने 280 से मल्टीप्लाई करी, ओके, उसके बाद मैंने इसे 167 से डिवाइड करा, तो ये वैल्यू आई आपकी 1173652। ये वैल्यू आई, यानी 11,73,652। यानी ये जो 7 लाख रुपए की हमने एसेट्स परचेस करी थी, 7 लाख की था ना, हाँ 7 लाख की हमने एसेट्स अगर परचेस करी, तो वो एसेट्स आज की डेट में कितने की पड़ेगी, 11,73,652 की। और हमने कितने में सेल कर दिया इसको, हमने सेल कर दिया 12 लाख में। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने इसे 12 लाख से इसे डिवाइड कर दिया, 12 लाख से मैंने इसे डिवाइड माइनस कर दिया, तो ये आया हमारा 26,347। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 7 लाख की कोई एसेट्स परचेस करी है 2010 में, तो आज के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जिस साल खरीदी उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड होगा।
तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। हमने कितने में सेल करा, 12 लाख में सेल करा। 12 लाख में से 11,73,652 माइनस करें तो 26,347 रुपये आ गए। तो अब हमें जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो इतने में करना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी हो गई, 26,347। ये कहाँ के बारे में बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बता रही हूँ। अब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, इसे जूम करवा रही हूँ मैं। देखिए कॉम्प्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, फिर सेल्स कंसिडरेशन या कितने रुपए की सेल करी हमने, फिर इसमें से लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस तो होते ही जब भी हम किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकेज, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा। तो ये अगर आपके हैं सबने आपने अंदर लिखा, इसे बाहर लिखा ऐड करके, सेल में से माइनस करा तो ये हमारी आ गई नेट सेल। नेट सेल इसे कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, नेट सेल आ गई। फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है कि जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उसकी आज की डेट में क्या कॉस्ट है, जो मैंने अभी ये कैलकुलेट करना आपको सिखाया, ये जो कैलकुलेट करना सिखाया, तो आज की डेट में उसकी क्या कॉस्ट है, उसे बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जैसे मैंने 2010 में एसेट्स खरीदी थी तो मैंने उसकी आज की डेट में कॉस्ट निकाली, तो मैंने क्या करा, 2010 में जितने की खरीदी उसकी आज के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दी और जिस साल खरीदी गई है उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दी, तो उसे बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जो मैंने यहाँ पे भी आपको ये सॉल्व करना सिखाया है, इसका मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब जितने की एसेट्स हमने खरीदी है, इनटू करंट ईयर इंडेक्स। करंट ईयर इंडेक्स का मतलब क्या है कि आज का जो इंडेक्स है गिवन है, वो मैंने आपको इंडेक्स नंबर बता दिए, बुक में है दे रखे हैं, आज के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करी, परचेज ईयर इंडेक्स नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारी ये वैल्यू इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी ये। ओके, तो हमने यहाँ लिखी। उसके बाद दूसरी चीज होती है यहाँ पे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी थी, कोई बिल्डिंग थी, कोई लैंड थी, तो हमने उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिया, या बिल्डिंग थी तो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, हमने उसमें ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, हमने उसमें फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन और कर दिया, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कि अगर हमने अपनी जिस प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी में मैंने कोई इम्प्रूवमेंट करा है, तो मैंने मान लीजिए 2010 में इम्प्रूवमेंट करा, लेकिन प्रॉपर्टी को मैं आज 2018-19 में सेल कर रही हूँ, तो उस टाइम पर जो पैसा खर्च हुआ होगा उसकी अमाउंट अलग होगी, लेकिन उतना ही इम्प्रूवमेंट करने में मुझे आज की डेट में पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मुझे उसकी आज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं 10 साल पहले पैसे कुछ और लगेंगे, लेकिन 10 साल के बाद अगर मैं कोई इंप्रूवमेंट करती हूँ तो वो पैसे कुछ और लगेंगे। तो मुझे ये निकालना होगा कि जो पैसे मैंने 10 साल पहले खर्च करे, अगर वो मैं आज खर्च करती तो कितने पैसे लगते, तो उसे बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कि अपनी किसी प्रॉपर्टी में मैंने कोई डेवलपमेंट करा, कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का काम करा, तो वो इम्प्रूवमेंट कहलाता है। तो यहाँ लिखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे निकलेगा, वही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब कितने पैसे खर्च करे मैंने कंस्ट्रक्शन में, अगर मैं कोई बिल्डिंग में कर रही हूँ, कोई हाउस में कर रही हूँ, खाली लैंड पड़ी है उसमें कर रही हूँ, इनटू करंट ईयर इंडेक्स। आज का इंडेक्स क्या है, 18-19 का, और इम्प्रूवमेंट ईयर इंडेक्स नंबर। इम्प्रूवमेंट ईयर इंडेक्स नंबर का मतलब है कि जिस साल हमने इम्प्रूवमेंट कराया है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर्स। यानी आज हमने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और खरीदने के 3 साल के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है इम्प्रूवमेंट ईयर इंडेक्स नंबर। तो ये आ गई वैल्यू। ये अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तभी आएगी, नहीं तो नहीं। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करा, यहाँ बाहर लिखा, नेट सेल में से माइनस करा, तो ये हमारे आ गया कैपिटल गेन। अब आती है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या है, इनकम में छूट। जितनी ज्यादा हमारी इनकम होगी उतना ज्यादा हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, और जितनी कम इनकम होगी उतना कम हमें उस पर क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डिडक्शन का मतलब क्या होता है, इनकम में छूट। तो डिडक्शन यहाँ पे मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिख रखी है बच्चों, ऐसे भी आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी। डिडक्शन कौन कौन सी होती है, परचेज ऑफ न्यू हाउस। अगर हमने एक मकान बेच के कोई दूसरा मकान खरीद लिया तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर दिया। बच्चों एक हमारा बैंक में, कोई सा भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, उसमें एक अकाउंट होता है, उसे बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट। वो अकाउंट क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, हमने प्रॉपर्टी बेची, उसका जो पैसा आया प्रॉफिट का,
उसे हमने बैंक में, उस पैसे को हमने बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो हमें उस पर कोई भी टैक्स पेड नहीं करना पड़ता। फिर दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचती हूँ, प्रॉपर्टी बेचने के बाद मुझे कोई गेन होता है और उस गेन का पैसा मैं बैंक